Hello and welcome back to the last part of vector series. Uh, अब इस वीडियो में लास्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे वेक्टर्स के कुछ न्यूमेरिकल्स। इसके पहले हमने 3 वीडियो कवर किए थे वेक्टर्स के, जिसमें हमने वेक्टर्स को एडिशन देखा था, कैसे हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं, और उनके कुछ टाइप्स देखे थे, है ना, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट वेक्टर था और पोजीशन वेक्टर। और हमने क्या देखा था इसमें, वेक्टर को मल्टीप्लाई करना, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। और बीच में हमने एक थ्योरम देखी थी, लैमीज थ्योरम करके, कैसे हम एक वेक्टर को दो अलग अलग वेक्टर से कैसे कंपेयर कर सकते हैं, है ना। अब ये सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद क्या आता है, न्यूमेरिकल्स। अब हम देखेंगे कैसे हम वेक्टर्स के न्यूमेरिकल्स को टैकल करेंगे, कैसे गिवन प्रॉब्लम से हम वेक्टर को ड्रॉ करेंगे और उसके जो सॉल्यूशंस हैं उसको फाइंड करने की कोशिश करेंगे इन अ शॉर्टेस्ट वे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन से। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि हमें एक यूनिट वेक्टर दिया हुआ है पी एंड क्यू। ठीक है, और दोनों के बीच में क्या दिया हुआ है, इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। तो मतलब पी एंड क्यू यूनिट वेक्टर है और दोनों के बीच में एंगल थीटा है। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है, पी माइनस क्यू, सॉरी, पी यूनिट वेक्टर माइनस क्यू यूनिट वेक्टर का मॉड जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 2 sin θ/2। अच्छा ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है हमें। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा है हमें, p माइनस क्यू यूनिट वेक्टर। तो हमारे पास p यूनिट वेक्टर है और q यूनिट वेक्टर का माइनस है, और इसका मैग्नीट्यूड हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये वेक्टर है क्या, है ना। तो मैंने बोला था कि जो सब्ट्रैक्शन है उसको हम एडिशन जैसा ट्रीट करेंगे। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, p प्लस माइनस क्यू यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, एक फॉर्मूला याद होगा जब हम वेक्टर एडिशन कर रहे थे, तो मैंने पैरेललोग्राम्स लॉ के बाद बताया था कि जब भी दो वेक्टर ऐड अप होते हैं, है ना, तो उनका डायरेक्शन हम तो फाइंड कर लेते थे ट्रायंगल्स लॉ, पैरेललोग्राम लॉ से। उसकी जो मैग्नीट्यूड होती है उसका मैंने एक फॉर्मूला बताया था, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मैंने बताया था, इस फॉर्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं दो वेक्टर्स को जब ऐड करते हैं तो उसकी मैग्नीट्यूड। राइट, सेम चीज़ यही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। दोनों वेक्टर के बीच का एंगल हमें दिया हुआ है कितना, थीटा, और हमें फाइंड क्या करना है, हमें प्रूफ करना है, सॉरी, हमें प्रूफ करना है कि जो p माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 2 sin θ/2। ठीक है, तो हम यही फॉर्मूला यूज़ करते हैं। लेट्स से मैं कह देता हूँ कि p और q माइनस क्यू वेक्टर एड अप हो रहे हैं, तो उसको मैंने यहाँ पे दिखाया है, कुछ ऐसा दिखेगा हमारे पास। ठीक है, तो अगर इसकी मैग्नीट्यूड मुझे निकालनी है p माइनस क्यू वेक्टर की, तो इसकी मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा हमारे पास, p का स्क्वायर, जैसे यहाँ पे a का स्क्वायर दिया हुआ है, प्लस q का स्क्वायर माइनस 2 p q कॉस थीटा। ठीक है, माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर्स जो हो रहे हैं वो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये जो कॉस की वैल्यू जो भी आएगी वो 180 से बड़ी होगी, और जब भी कॉस थीटा 180 से बड़ा होता है तो हम क्या लिखते हैं वहाँ पे, माइनस लिखेंगे, है ना, अपोजिट डायरेक्शन टाइप का होगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसको पी क्यू। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज़ करना है, आप प्लस की जगह माइनस से लिख लो। ठीक है, क्योंकि हमें माइनस गिवन है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ माइनस और माइनस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे और इस फॉर्मूले से हमारा आंसर आ जाएगा। हम देखते हैं अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अब हमें पता है कि p और q क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर की एक और प्रॉपर्टी मैंने बताई थी कि इसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है, हमेशा 1 होती है। तो p की भी मैग्नीट्यूड कितनी होगी, 1, और q की भी मैग्नीट्यूड क्या होने वाली है, 1। तो एक ये चीज़ है, इसे भी हम यूज़ करेंगे क्वेश्चन में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, ये आने वाला है 1 + 1 -2 कॉस थीटा। ठीक है, सिंपल है। अच्छा, इसको और सॉल्व कर लो, इसको और सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा मेरे पास, 2 इधर और 2 इधर, तो ये आ जाएगा 2√1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे हमें एक ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। तो वो प्रॉपर्टी कौन सी है, कॉस
टू थीटा की, ठीक है। अब क्योंकि हमें यहाँ पे थीटा ही दिया हुआ है तो हम इसे थीटा बाई टू कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉस टू थीटा की प्रॉपर्टी क्या होती है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी की मदद से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहीं पे मैं डिनोट कर दूँ, इस प्रॉपर्टी को यूज करके मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कॉस, अब टू थीटा की जगह मेरे पास क्या है थीटा, तो मैं लिख सकता हूँ 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, ठीक है। और यहीं से मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 sin² थीटा बाई टू किसके इक्वल है, 1 - cos थीटा की, ठीक है। तो 1 - cos थीटा की जगह मैं ये वैल्यू पुट करूंगा, और जैसे ही मैं ये वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 थीटा बाई टू, और इस पूरे का रूट ओवर है, ऑब्वियस सी बात है, रूट है तो स्क्वायर जो है स्क्वायर कैंसिल कर देगा रूट को, तो यहाँ पे आने वाला है हमारे पास 2 sin θ/2, ठीक है। तो ऐसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, सिर्फ एक ही फॉर्मूला था जो यूज़ हो रहा था इस क्वेश्चन में, वो है वेक्टर एडिशन की मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, ठीक है। तो आसान था पहला क्वेश्चन। अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, तो हम देख सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में हमें कैसे सॉल्व करना है ना। तो देखो सेकंड क्वेश्चन जो है इसके दो पार्ट दिए हुए हैं, ठीक है, पार्ट ए और पार्ट बी, थोड़ा सा लेंदी है ये क्वेश्चन। तो फर्स्ट पार्ट में क्या बोला हुआ है, पहले क्वेश्चन क्या बोला हुआ वो देख लेते हैं। तो उसमें लिखा है 3 वेक्टर्स है हमारे पास, नेम दिया हुआ है ए बी और सी, और तीनों की वैल्यू दी हुई है, ए की वैल्यू कितनी है 3 है, बी की वैल्यू 4 है और सी की वैल्यू 10 है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा ए की वैल्यू क्या है 3 है और बी की वैल्यू दी हुई है। अब हमें पूछा क्या है पहले पार्ट में, एक्स और वाई कंपोनेंट ऑफ दीज वेक्टर्स, मतलब जो भी वेक्टर है हमारे पास उसका एक्स कंपोनेंट कितना होगा, वाई कितना होगा, और सॉरी जेड कंपोनेंट तो है ही नहीं यहाँ पे, तो एक्स और वाई कंपोनेंट्स ही हमें देखने हैं। अच्छा वेक्टर जो ए है वो एक्स एक्सिस में ही लाई कर रहा है, तो वेक्टर ए का कोई वाई कंपोनेंट तो होगा नहीं, यहाँ पे दिख रहा है वेक्टर ए एक्स एक्सिस में ही है। तो अगर वेक्टर ए एक्स एक्सिस में है, तो मैं डायग्राम नहीं बना रहा, इसी डायग्राम को देखते हैं, इसे डायग्राम से करते हैं। तो जो ए वेक्टर है वो तो सिंपली आ जाएगा मेरे पास 3i कैप, ठीक है, इसका कोई कंपोनेंट हमारे पास नहीं है वाई में। लेकिन जो बी वेक्टर है, बी वेक्टर के लिए क्या है, बी वेक्टर के लिए ऐसा केस नहीं है, बी वेक्टर के लिए हमें क्या दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड तो 4 दी हुई है, लेकिन ये किसी एंगल पे दी हुई है। तो अगर मैं बी वेक्टर का डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पे, तो सॉरी, तो मेरे पास ये एक्सिस सिस्टम दी हुई है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है और सिंपली इधर क्या है मेरे पास एक्स एक्सिस। अब जो वी वेक्टर है वो कुछ ऐसा डायगोनली मूव कर रहा है ना, यहाँ पे एंगल भी दिया हुआ है 30 डिग्री, और ये मेरे पास है बी वेक्टर, ठीक है। तो बी वेक्टर की जो भी मैग्नीट्यूड होगी, मैंने इसको बताया था वेक्टर को कैसे रिजॉल्व करते हैं, उसका हमेशा कॉस कंपोनेंट किधर आता है, जिधर से भी हम एंगल देख रहे होते हैं, तो हम एंगल एक्स एक्सिस से देख रहे हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है ये 30 डिग्री, तो इधर जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा बी कॉस 30 डिग्री, और जो कंपोनेंट वाई में आएगा वो क्या आएगा बी साइन 30 डिग्री, ठीक है, आसान था। तो यहाँ पे सिंपली मैं लिख देता हूँ, अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, उसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा बी, एक्स में क्या है कॉस है, तो कॉस 30 डिग्री आई कैप, प्लस इसका जो वाई कंपोनेंट होगा वो होगा बी साइन 30 डिग्री जे कैप, ठीक है। अब जो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू है और जो साइन 30 डिग्री की वैल्यू हमें पुट करनी है, ठीक है। तो जो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होगी वो 1/2 हो जाएगी, और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 हो जाएगी। तो इसे मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, और बी की खुद वैल्यू कितनी दी हुई है 4 दी हुई है, तो ये आ जाएगा 4, ठीक है। इसका आ जाएगा कॉस का आ जाएगा √3/2 आई कैप प्लस 4, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास
1/2, ठीक है, जे कैप। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये मेरे पास बी वेक्टर हो गया। अब मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में और दिया हुआ है कि सी वेक्टर के एक्स और वाई कंपोनेंट पता करना है, तो सेम यही ट्रिक यूज़ करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम सी वेक्टर को ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे मैं वेक्टर लिख देता हूँ। अब सी वेक्टर को ध्यान से देखना, सी वेक्टर है किधर पे और कितना एंगल मेक कर रहा है, वो भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो सी वेक्टर जो है वो सेकेंड कोऑर्डिनेट में है और बी वेक्टर से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ना। तो अगर बी वेक्टर यहाँ पे है, कुछ 30 डिग्री से एंगल बना रहा है, तो ये वाला वेक्टर यहाँ पे है ऐसा कुछ, और ये यहाँ से 90 डिग्री एंगल बना रहा है। अच्छा, अगर ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है बी वेक्टर से, तो इसका टोटल एंगल जो होगा एक्स एक्सिस से वो कितना होगा, 90 + 30 मतलब 120, है ना। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इसका पूरा टोटल एंगल कितना आ गया, 120। तो निगेटिव एक्स एक्सिस से इसका टोटल एंगल कितना आएगा, 60 डिग्री। तो ये आ गया मेरे पास 60 डिग्री, और ये मेरा सी वेक्टर, ठीक है। तो अब सी वेक्टर है और कॉस से कितना बना रहा है, 60 डिग्री का, लेकिन निगेटिव डायरेक्शन में। तो इसका क्या आएगा, इधर आएगा सी कॉस 60 डिग्री, ठीक है। मैंने बताया था जिधर से भी हम एंगल देखते हैं उधर हमेशा हम क्या करते हैं, कॉस कंपोनेंट लेते हैं, ठीक है। और ये निगेटिव एक्सिस में है इसलिए सब माइनस साइन आएगा, ठीक है। तो ये भी हमें याद रखना है कि ये माइनस आई कैप आएगा यहाँ पे, ठीक है। और इधर क्या आने वाला है, इधर आएगा सी साइन 60 डिग्री वाई एक्सिस में। तो वाई में साइन आ जाएगा और एक्स में कॉस, जैसा बी के लिए हुआ, बस इनकी वैल्यूज अलग अलग होंगी। तो यहाँ पे मैं सी वेक्टर को प्रॉपर लिख देता हूँ कि सी वेक्टर की मेरे पास वैल्यू क्या आएगी। तो सी वेक्टर क्या आ रहा है, सी कॉस 60 डिग्री किधर, माइनस एक्स एक्सिस में, मतलब क्या इधर माइनस आई कैप डायरेक्शन में। तो यहाँ पे लेकर सी की वैल्यू क्या है, 10 है, तो लिखो 10 कॉस 60 डिग्री माइनस आई कैप, ठीक है, प्लस 10 साइन 60 डिग्री जे कैप, है ना। तो यहाँ पे तुम प्लस ही रहेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ये मेरे पास जे कैप। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, अब ये कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होने वाली है, तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 1/2। तो ये आ जाएगा मेरे पास 5 विथ माइनस साइन, है ना। और आई कैप तो यहाँ पे रहेगा ही, प्लस अब आ रहा है यहाँ पे साइन, तो इस बस साइन की आ जाएगी 3/2 मतलब 5√3, ठीक है, जे कैप। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, ए की एक्स और वाई के टर्म्स में, बी की एक्स और वाई के टर्म्स में, सी की एक्स और वाई के टर्म्स में। तो यही पहला क्वेश्चन था जिसको हमने सक्सेसफुली फाइंड आउट कर लिया है। एक ये है आंसर, फिर उसके बाद यहाँ पे ये किया और लास्ट में ये आ गया। 3 वैल्यूज आ गई है मेरे पास। अब जो सेकेंड पार्ट है, ये तो अभी हमने पार्ट ए देखा, ठीक है। अब हम देखते हैं बी पार्ट, बी पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं बी पार्ट को कैसे करेंगे इस क्वेश्चन के सॉल्व। बी पार्टिकल में हमें क्या पूछा है, हमें कह रहा है जो सी वेक्टर है वो पी टाइम्स है ए वेक्टर का प्लस क्यू टाइम्स है बी वेक्टर का, और पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये भी आसान है, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। तो हम क्या करेंगे, सी वेक्टर को किसके इक्वल कर देंगे, पी ए वेक्टर के प्लस क्यू बी वेक्टर के। तो इसे ट्राई भी कर सकते हो तुम लोग। जहाँ सी वेक्टर की वैल्यू क्या आई थी मेरे पास, -5 आई कैप आई थी प्लस 5√3 जे कैप। इसको किसके इक्वल करना है मुझे, पी टाइम्स ए वेक्टर की, ए वेक्टर की वैल्यू क्या थी 3 आई कैप, तो सीधे सीधे 3p हो गया, प्लस q टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, बी वेक्टर की वैल्यू क्या है 4√3/2। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई कर दो, 4√3/2 है तो ये आ जाएगा 2√3, तो डायरेक्ट लिख देता हूं मैं 2√3, है ना, आई कैप प्लस q और किस में मल्टीप्लाई है 2j कैप। तो ये कुछ आ जाएगा मेरे पास, इक्वेशन बन जाएगा। अब यहाँ पे मुझे देखना है दोनों साइड क्या है, इक्वल का, इक्वल का सिंबल है, मतलब दोनों साइड इक्वल है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी i की वैल्यू इधर है वही भी i की वैल्यू इधर होनी चाहिए, और जो इसकी j की वैल्यू है उधर j की वैल्यू होनी चाहिए। तो i की इधर वैल्यू क्या है 5 है, तो LHS में देखूंगा
तो LHS में देखूंगा तो मेरे पास 5 है किसके लिए, आई की वैल्यू, और इधर आई की वैल्यू क्या क्या है, इधर दी हुई है 3p प्लस 2√3q, ये आई की वैल्यू है मेरी राइट हैंड साइड पे। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं RHS। ठीक है, ये किसके लिए हमने देख लिया, हमने एक्स एक्सिस के लिए देख लिया, एक्स एक्सिस में ऐसा है। ठीक है, ऐसे वाई एक्सिस के लिए देखो क्या आ रहा है, तो जे कैप के आगे क्या है यहाँ पे मेरे पास है, ठीक है, 5√3, और इधर क्या है बस 2QJ। तो सिंपली दोनों को कंपेयर कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 5√3 किसके इक्वल होना चाहिए, 2Q के। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी मेरे पास Q की, जो आ रही है 5/2√3। ठीक है, तो पहली वैल्यू यहाँ पे आ गई। अब P की वैल्यू भी फाइंड करनी थी इस क्वेश्चन में, तो P की वैल्यू के लिए मैं क्या करूँगा, पहले वाले इक्वेशन का यूज़ करूँगा, फर्स्ट इक्वेशन का। तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या क्या दिया हुआ है, इसकी वैल्यू पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है, एक्स एक्सिस वाले इक्वेशन में तो क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे आएगा 5 माइनस साइन के साथ, है ना, 3p प्लस q। अब q क्या है, 5√3/2, तो इसको सॉल्व कर ले लेना, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 15, कर लेना सॉल्व, पता चल जाएगा 15 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 15, है ना, q की वैल्यू पुट करने पे वहाँ पे। तो यहाँ पे p की वैल्यू जो मेरे पास आने वाली है वो आ जाएगी, इधर आएगा ये -20/3, तो ये आ गई p की वैल्यू। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन ही आसान थे, थोड़ा सा कैलकुलेशन बस ज़्यादा हो सकती है। तो ये दो वैल्यू आ गई मेरे पास, Q की और P की भी वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया सॉल्व, सॉरी सेकंड क्वेश्चन हो गया सॉल्व, दोनों पार्ट्स। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हुआ, सेकंड क्वेश्चन हुआ, अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन में मेरे पास है, कलर में चेंज कर लेता हूँ पेन का, है ना। तो थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, दोनों को हमें स्केच बनाना है, पहले सबसे पहले ग्राफिकली कैसा उसका स्केच बनेगा। उसके बाद मुझे क्या करना है, कंपोनेंट फाइंड करने हैं कि कितना कंपोनेंट ए का बी के अलोंग है और कितना परपेंडिकुलर है बी से। ठीक है, तो बताता हूँ क्वेश्चन का क्या मतलब है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्सेस सिस्टम अपना बनाते हैं। तो ये मेरे पास हो गई वाई एक्सिस, और इस डायरेक्शन में बना रहा हूँ एक्स एक्सिस को। ठीक है, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई। अच्छा, ए क्या दिया हुआ है, 2i कैप प्लस जे कैप। तो आई का कितना है, 2 है आई की वैल्यू, है ना, तो मतलब 1 2, और जे में कितना है, सिर्फ 1 है ना, तो 1, तो ये आ गया मेरे पास। तो ये कुछ ऐसा वेक्टर दिखेगा यहाँ पे, इसे दूसरे कलर से ड्रॉ करते हैं अपन। ठीक है, तो ये जो वेक्टर बना है यहाँ पे, ये मेरे पास क्या है, ए वेक्टर है। वैसे ही बी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर है आई, है ना, और माइनस जे मतलब इस साइड, तो ये आ जाएगा मेरे पास बी वेक्टर। ठीक है, और बाकी कुछ चीज़ इसमें क्वेश्चन में नहीं दी हुई है, बस हमें इसका कंपोनेंट बताना है, किसका किधर कितना कंपोनेंट आएगा। अच्छा, अगर ध्यान से देखिए हम ना यहाँ पे,
तो क्या है कि ये tan थीटा को हम निकाल सकते हैं। अगर यहाँ से देखें दोनों के बीच में पहले हम ये पता चलना चाहिए कितना एंगल है। तो अगर तुम यहाँ पे देखो कि ये वाला जो एंगल है जो ए बना रहा है एक्स एक्सिस से, वो हम फाइंड कर सकते हैं किसकी हेल्प से, साइन थीटा या tan थीटा की हेल्प से। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सबसे पहले tan थीटा, ठीक है, ए के लिए, ए वेक्टर के लिए अगर क्लोजली देखोगे तो tan थीटा हम क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर होगा ए का कितना जे में है, जे में कंपोनेंट आ रहा है 1 और रेड में आ रहा है कितना 2, तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली अगर यहाँ पे देखें बी के लिए, तो बी के लिए कितना है, इसे मैं देख लेता हूँ। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी थीटा की, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 30 डिग्री, tan हाफ की वैल्यू आता है 30 डिग्री। अगर बी वेक्टर के लिए देखेंगे सेम चीज़ नोटिस करते हैं, बी वेक्टर के लिए क्या होगा, आ, तो बी वेक्टर के लिए देख लेते हैं। तो बी वेक्टर के लिए आएगा मेरे पास tan थीटा की वैल्यू 1/1, है ना। इसे थीटा 1 ले लो, इसे थीटा 2 ले लो, क्योंकि बी के दोनों कंपोनेंट क्या है 1 1 है। तो यहाँ पे थीटा 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 45 डिग्री। तो 30 और 45 मतलब 75 डिग्री का एंगल का डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा वेक्टर ए है, वेक्टर ए इस डायरेक्शन में है और कुछ इस डायरेक्शन में मेरे पास वेक्टर बी है, और दोनों के बीच में जो एंगल है, तो इधर से एंगल है 30 डिग्री, ठीक है, और ये एंगल है 45 डिग्री का। तो टोटल थीटा जो है दोनों के बीच में वो है 75 डिग्री का, ठीक है। कहाँ से मिला, 35 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हमें कंपोनेंट पता करना है ए का अलोंग बी, कि बी के अलोंग ए का कितना कंपोनेंट आएगा। अच्छा, कंपोनेंट पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ये इमेजिन करना पड़ेगा कि जो बी वेक्टर है, ठीक है, बी वेक्टर को लेस इमेजिन करो कि इस डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है, ठीक है। अभी एक्सेस सिस्टम को भूल जाते हैं हम कि कहीं एक्स एक्सिस कहाँ पे है, वाई कहाँ पे है, उसे अभी नेग्लेक्ट करते हैं और ये अज्यूम करते हैं कि ए वेक्टर इससे क्या है 75 डिग्री का एंगल मेक कर रहा है बी वेक्टर से। तो अगर बी वेक्टर ऐसा है तो ए वेक्टर ऐसा है इस डायरेक्शन में, और जो कितना है 75 डिग्री का एंगल बना रहा है ए बी वेक्टर से। अब हमें ए वेक्टर का ही देखना है कितना कंपोनेंट आएगा बी के साइड और कितना कंपोनेंट बी से परपेंडिकुलर होगा। तो जो हम एक्सेस के लिए करते थे वही सेम चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं कि अगर मुझे ए का कंपोनेंट देखना है बी में कितना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से डॉट डॉट लाइन ड्रॉ करूँगा, ठीक है। इतना ही होगा जितना ये होगा, है ना, जितनी ये लेंथ होगी। और ये लेंथ हम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे लिख दो आप ए कॉस 75 डिग्री, ठीक है, आसान था। अच्छा, कितना कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर है, तो उसको यहाँ से ड्रॉ करके लिख लो। तो यहाँ से इसको ड्रॉ करके लिखा तो आ जाएगा ए साइन 75 डिग्री। तो कॉस 75 डिग्री और ए साइन 75 डिग्री, इतना क्या है, ये दोनों आंसर है। कंपोनेंट ऑफ ए की कितना होगा, कंपोनेंट कितना बी के अलाउंग होगा, ठीक है। इसकी वैल्यू भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो जो भी टेक्नोमेट्री रेशियो से इसकी वैल्यू आएगी 75 की और कॉस 75 की, उसको मल्टीप्लाई करके ए की टोटल मैग्नीट्यूड से प्लस कर देंगे हम। ए की टोटल मैग्नीट्यूड कितना होगा, 2i कैप है और प्लस जे कैप गिवन है ना। तो जब भी हमारे पास ऐसा कुछ दिया होता है, कोई भी वेक्टर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप के टर्म्स में, है ना, तो इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होती है, अगर इसे हमें इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पता करनी है कि कितनी आएगी, तो ये आ जाता है ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी याद रखना। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इसे फाइंड कर सकते हैं कि ए की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। और यहाँ पे दिया भी है, तो 2 है और 1 है, तो 2 का स्क्वायर √5 आने वाली है, तो √5 आएगी। बता भी दिया मैंने आंसर कि ए की वैल्यू √5 आएगी और उसको फिर हमें साइन 75 से मल्टीप्लाई करना है
कॉस 75 डिग्री से, तो मुझे उसके दोनों कंपोनेंट्स मिल जाएंगे, एक्स एक्सिस और वाई सॉरी एक बी के अलोंग और बी के परपेंडिकुलर के अलोंग। ठीक है, तो ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। इसके बाद हम चलते हैं किसमें, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, आई होप अभी तक ये जो 3 क्वेश्चन है वो क्लियर हुए होंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है हमारे पास, कि हमारे पास 3 दिए हैं वेक्टर और इनकी जो मैग्नीट्यूड है ये अननोन है ना, कौन से, वाई वाले की, बाकी 2 की मैग्नीट्यूड नोन है, और जो सम हो रहा है सारे फोर्सेस का वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या है, जो वाई है हमारे पास, वाई की वैल्यू नोन नहीं है, वाई हमें फाइंड करना है। तो वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। एक फोर्स की वैल्यू दी है 10 न्यूटन की, एक दिया है 15 न्यूटन, और सारे सारे एंगल्स दिए हुए हैं सबके बीच में। तो देखते हैं कैसे यूज करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हमें क्या पता है, एंगल पता होना चाहिए तीनों वेक्टर्स के फॉर्म में। तो हम इसको किसके, लैमीज थ्योरम से सॉल्व करेंगे, जो मैंने पढ़ाया था। ठीक है, तो अगर याद होगा, ये थ्योरम क्या कहती थी, कि अगर 3 वेक्टर हैं, है ना, जिनका वेक्टर सम क्या आ रहा है, 0, तो हमारे पास एक रेशियो होता था जो वैलिड होता था सबके लिए, ए अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन साइन गामा। अल्फा बीटा गामा की बस वैल्यू हमें पता करनी है। तो मैं यहाँ पे डायग्राम दिखाता हूँ। तो डायग्राम कैसा है, डायग्राम में क्या है, ये मेरे पास दिया है 15 न्यूटन, ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है 53 डिग्री, और फिर एक और वेक्टर नीचे गया हुआ है जिससे यहाँ पे दिया हुआ है 37 डिग्री। और ऑब्वियस सी बात है 37 डिग्री और 53 डिग्री को एड अप करेंगे तो हमारे पास आएगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री ये है मेरे पास वाई से, और ये वाला जो वेक्टर है, ठीक है, ये यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, ये यहाँ से बना रहा है 53 डिग्री का एंगल, 53 डिग्री का, और इन तीनों का सम 0 है और कोई एंगल नहीं दिया हुआ है हमें। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है टोटल कितना आने वाला है, टोटल सम करने पे तो एंगल आने वाला है 360। ठीक है, तो अगर ये 53 है, ये 90 है, तो ये वाला जो पूरा एंगल होगा इसकी वैल्यू कुछ होगी 90, और तो इसकी वैल्यू आने वाली है 90 डिग्री प्लस, अच्छा 290 हो जाएंगे तो 180 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू और ज़्यादा आएगी। इसकी वैल्यू आने वाली है 180 डिग्री प्लस 37 डिग्री, ये आ गया। और ये वाली जो वैल्यू है, सबको मैं नेम दे देता हूँ, अल्फ़ा बीटा गामा। तो ठीक है, नेम देने की जरूरत भी नहीं है, ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, ए की वैल्यू मेरे पास गिवन है 10 न्यूटन, तो ये है 10 न्यूटन, तो मैं लिखता हूँ 10 डिवाइड बाई साइन अल्फ़ा। अब साइन अल्फ़ा क्या होगा, अगर 10 न्यूटन में ले रहा हूँ तो साइन कौन सा एंगल होगा, साइन अल्फ़ा, दो अपोजिट वेक्टर्स यानी दो जो डिफरेंट वेक्टर्स और गिवन है, बी और सी, मतलब वाई और 15 न्यूटन, इनके बीच का एंगल तो कितना है 90 डिग्री, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 90 डिग्री। ठीक है, पहला लिख लिया। दूसरे के लिए करना है बी की मैग्नीट्यूड, बी की मैग्नीट्यूड मेरे पास है वाई, जो मुझे पता नहीं है। ठीक है, तो वाई के लिए बीटा एंगल कौन सा होगा, ये वाला 180 डिग्री प्लस साइन 37 डिग्री, तो ये आ जाएगा साइन 180 डिग्री प्लस 37 डिग्री। अच्छा, इसको 180 भी ना लिखो, इसको लिख के पाई लिख लो यहाँ पे। ठीक है, अभी इसको हम कैंसिल कर देंगे, तो लिख लो पाई 37 डिग्री। और ये किसके इक्वल है, सी। अब सी की वैल्यू गिवन है मेरे पास, जो है कि है 15 न्यूटन, तो यहाँ पे लिखो 15 न्यूटन, और डिवाइड में क्या है, साइन गामा। साइन गामा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, सी वेक्टर के लिए क्या हो जाएगा, तो सी वेक्टर अगर मेरा 15 न्यूटन वाला है तो ये 53 डिग्री वाला एंगल, तो यहाँ पे लिखो साइन 53 डिग्री। अच्छा, 53 डिग्री को मैं और अलग वे में भी लिख सकता हूँ, तो इससे मैं डिफरेंट वे में लिखने की कोशिश करता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, या तो 53 ही लिख लो, 53 डिग्री की वैल्यू पता होती है। ठीक है, तो ये आ गया साइन 53 डिग्री। अब यहाँ पे दो टिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पता होनी चाहिए। पहला साइन 37 डिग्री की,
क्या वैल्यू होती है और साइन 53 डिग्री की क्या वैल्यू होती है। ठीक, तो जो साइन 53 डिग्री होता है इसकी वैल्यू होती है 4/5 और 37 की वैल्यू होती है 3/5। तो ये दो वैल्यू हमें याद रखनी है, इनकी हेल्प से ही वाई की वैल्यू फाइंड आउट होगी। इस वैल्यू को यहाँ पुट करो। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी याद रखनी है कि साइन पाई प्लस थीटा जो होता है वो हमें थर्ड कोऑर्डिनेट दे रहा है, और थर्ड कोऑर्डिनेट में साइन की वैल्यू क्या होगी। तो अगर हम कास्ट सिस्टम देखें तो थर्ड कोऑर्डिनेट में साइन की वैल्यू क्या आने वाली है, निगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, माइनस साइन के साथ जो भी हमारे पास आंसर आएगा। तो ये आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई साइन 37 डिग्री, और पाई का एंगल प्लस है इसमें, तो मतलब -3/5। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा, आई होप मेरे को 10th में किया हो सारी चीज़ें, तो तुम्हें डिटेल में पता हो कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं ना, कि साइन पाई 37 डिग्री लिखा है, पाई प्लस 37 डिग्री, तो उसको हम कैसे माइनस साइन 37 डिग्री लिख सकते हैं। और आप इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 15, और साइन कितना दिया हुआ है 53 डिग्री। अच्छा, अब इसको देखना हमें कि 53 डिग्री दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास है 4/5, तो ये आ गया 4/5। यहाँ पे सारी चीज़ें मेरे ख्याल से आई गेस कैंसिल हो जाएंगी, और देखो इसकी ज़रूरत भी नहीं थी, 15 डिवाइडेड बाई 4/5 ये जो किया है ना, इससे ही आ जाता, तो इसकी ज़रूरत भी नहीं थी मेरे पास। ठीक है, तो जो भी y की वैल्यू आएगी उसे मैं कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख देता हूँ। y की वैल्यू आने वाली है मेरे पास, अगर ये तीनों इक्वेशन वैलिड हो रहे हैं तो ये आ जाएगा 50/-3। ठीक है, तो ये हमारा कुछ वैल्यू आने वाला है, तो माइनस की साइन ऊपर चली जाएगी, तो ये आ जाएगा -50/3 न्यूटन। ठीक है, अच्छा माइनस साइन आ गया, इसका क्या मतलब कि ये जो एंगल है ये अपोजिट होना चाहिए था, जो डायरेक्शन है वाई का वो अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए था, क्योंकि हमारे पास माइनस साइन आ रहा है। ठीक है, इसको चाहे किसी भी वे में कैलकुलेट करो, आंसर तो यही आने वाला है अब। ठीक है, तो ये ऐसे सॉल्व होते हैं ये क्वेश्चंस जो अभी तक मैंने बताया है, इन क्वेश्चंस को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आ गया इसकी वैल्यू मेरे पास, y की वैल्यू आ गई -50 सॉरी यहाँ पे -50 लिखा है ना, ये आएगा -30। अगर मल्टीप्लाई करता हूँ इधर से तो आ जाएगा -30/5। तो ये कुछ अच्छी वैल्यू आएगी यहाँ पे, है ना। तो ये सीधा सीधा कितना आ जाएगा मेरे पास -6 न्यूटन। ठीक है, माइनस साइन क्या बता रहे हैं, निगेटिव डायरेक्शन। तो जो माइनस साइन है ये सिंबलाइज क्या करेगा हमारे पास, निगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया, इसकी भी वैल्यू आ गई मेरे पास। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 थे ये ऑप्शनल बेस्ड नहीं थे, है ना, ये ऐसे थ्योरी टाइप के थे। अब हम देखेंगे इसमें हमारे पास ऑप्शंस गिवन होंगे, तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या क्या गिवन है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 5 में, लेट्स वेट, कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का। ठीक है, तो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या गिवन है, हमें कह रहा है ए प्लस बी वैक्टर जो है उसकी मैग्नीट्यूड ए के इक्वल है और बी के इक्वल है, तो हमें ए और बी के बीच में एंगल बताना है। सेम जो फर्स्ट फॉर्मूला हमने यूज़ किया फर्स्ट क्वेश्चन में, आज जो सबसे पहला क्वेश्चन किया था वही फॉर्मूला सेम हम यहाँ से फिर यूज़ करेंगे। तो हमें क्या पता है, ए प्लस बी वैक्टर जो होता है इसकी मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला अभी मैंने बताया, ये आने वाला है a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस थीटा, और यही थीटा की वैल्यू हमें पता करनी है। तो यहाँ पास इक्वेशन क्या दिया है, ए प्लस बी किसके इक्वल है, ए के ही इक्वल है। ठीक है, ए की ही मैग्नीट्यूड के इक्वल है, तो ए की मैग्नीट्यूड का मॉड ना बना के मैं सीधे सीधे से सिंपली ए लिख रहा हूँ, मतलब ये ए की मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ मैं।
तो ये ए के इक्वल है और यही फिर बी के इक्वल है, तो ए बी के इक्वल है ना। तो अगर ए बी के इक्वल है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ये बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए लिख सकता हूँ, तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2a² कॉस थीटा। और स्क्वायर रूट को अगर मैं ट्रांसफर करता हूँ इस साइड राइट साइड पे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर आ जाएगा। ये सारी वैल्यूज आ गई। अब इससे ए से ए सारे सबसे कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। ये आया। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा, या कि कॉस थीटा की अगर वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो आ जाएगी -12। तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखता हूँ, कॉस थीटा की वैल्यू आने वाली है मेरे पास -12। ठीक है। अच्छा, कॉस की वैल्यू माइनस कहाँ पे होगी, किस कोऑर्डिनेट में होगी, तो ऑब्वियस सी बात है सेकंड कोऑर्डिनेट में कॉस की वैल्यू माइनस होगी। ठीक है, और भी कोऑर्डिनेट्स है लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस के हिसाब से हम फर्स्ट और सेकंड कोऑर्डिनेट को ही देखेंगे। तो कॉस की वैल्यू माइनस किस में होती है, सेकंड कोऑर्डिनेट में। और किस वैल्यू पे माइनस होगा, तो यहाँ पे हमें गिवन है 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री पे माइनस होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई माइनस थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आना चाहिए मेरे पास, -12। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 120 डिग्री। ये माइनस साइन हट जाएगा। हाँ, तो थीटा की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 120 डिग्री। यही हमारा फाइनल आंसर। तो कॉस 120 डिग्री की वैल्यू आती है -12। ठीक है, तो आई होप इतना क्लियर होगा। सॉरी सॉरी, यहाँ पे हाँ ऐसा लिख सकता हूँ मैं, लेकिन थीटा की वैल्यू तो यहाँ पे 60 आएगी, इसे हटा दो यहाँ पे। ठीक है, अ, इसे ये हटाओ 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 यहाँ पे, है ना। हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस थीटा, है ना, विथ माइनस साइन। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा जो थीटा की वैल्यू है वो आ जाएगी 120 डिग्री। आई गेस कुछ तो रॉन्ग हो रहा है, इसको हटाओ। थीटा की डिग्री थीटा की वैल्यू जाएगी 120 डिग्री आएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि कॉस की 120 कॉस 120 डिग्री हमारी कितनी वैल्यू देता है, -1/2। ठीक है, इसे देख लेना ट्रिग्नोमेट्री में। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा हुआ है, अ, तो क्वेश्चन इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है हमारे पास ए वेक्टर है और बी वेक्टर है और दोनों क्या हुए हैं, परपेंडिकुलर है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है और कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है ना। तो हमें इसमें से एक करेक्ट ऑप्शन को फाइंड आउट करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर परपेंडिकुलर है तो ए का बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या आता है, ए बी साइन आएगा। और साइन की वैल्यू क्या आएगी, 90 डिग्री, क्योंकि बिकॉज दोनों परपेंडिकुलर है। अब दोनों परपेंडिकुलर है तो ये वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होगी, हमेशा इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू हमें मिलेगी, ज़ीरो तो नहीं आने वाली। तो ये ज़ीरो के इक्वल तो होगी नहीं, ये हमेशा मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो कैंसिल हो गया यहाँ से। ठीक है, सेकंड ऑप्शन पे देखते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है हमारे पास, ए का डॉट करना है। तो ए वेक्टर का अगर मैं डॉट कर रहा हूँ ए के साथ, फिर ए का ही डॉट कर रहा हूँ मैं बी के साथ, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी। अच्छा, ए का ए के साथ डॉट करूंगा तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर कॉस 90 डिग्री, राइट। और प्लस क्या आएगा मेरे पास, इसकी वैल्यू क्या आएगी ए डॉट बी की, तो ए डॉट बी की वैल्यू आने वाली है ए बी कॉस 90 डिग्री। ठीक है, तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और कॉस 90 की वैल्यू क्या आती है,
एक सेकेंड, कॉस 90 की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। अच्छा, यहाँ पे कॉस 90 डिग्री नहीं होगा, यहाँ पे कॉस जीरो डिग्री होगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ए वेक्टर का ए वेक्टर के साथ ही डॉट कर रहे हैं, तो दोनों के बीच में एंगल क्या आने वाला है, जीरो। ठीक है, तो इन दोनों का मैं डॉट कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे जीरो डिग्री आने वाला है। तो ये आ जाएगा मेरे पास ए स्क्वायर प्लस जीरो। ठीक है, तो जो सेकेंड ऑप्शन है वो करेक्ट है। ठीक है, बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। थर्ड वाला ऑप्शन देखते हैं, तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, और थर्ड वाला ऑप्शन देखते हैं। थर्ड वाले ऑप्शन में क्या कह रहा है, ए डॉट बी। तो ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, ए बी कॉस थीटा, कॉस की वैल्यू थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री, तो ये कितना आ रहा है, जीरो। तो ये वाला भी ऑप्शन कैंसिल हो गया। देखते हैं फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन में क्या है मेरे पास, ए का ए के साथ डॉट हो रहा है ना, फिर ए का बी के साथ डॉट हो रहा है, सेम जो थर्ड प्रॉब्लम में किया था, है ना, और सेकंड, सॉरी, सेकंड ऑप्शन में किया था, राइट। तो ए का ए के साथ डॉट करूंगा तो ए स्क्वायर आ जाएगा, और ए का बी के साथ करूंगा तो जीरो आ जाएगा। तो ये नहीं हो सकता, ए प्लस बी, सेकंड वाला ही करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा सेकंड ऑप्शन करेक्ट, है ना। तो करेक्ट यही वैसे, बाकी तीनों इनकरेक्ट है। तो आई होप इतना समझ आया होगा जितना भी अभी तक बताया है मैंने, है ना। हमने 6 प्रॉब्लम्स की है। ठीक है, अलग अलग टाइप्स की सारी प्रॉब्लम्स थी, ऐसा नहीं कि एक तरह की प्रॉब्लम्स थी, और सारी चीज़ें यूज़ हो गई, डॉट प्रोडक्ट भी यूज़ हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट भी यूज़ हो गया। ठीक है, और हमने देख लिया कंपोनेंट्स कैसे फाइंड करते हैं, मेन कंपोनेंट्स होते हैं वेक्टर्स में, कि कंपोनेंट्स रिजॉल्व करना अच्छे से आना चाहिए, वो देखा। लैमीज थ्योरम भी देख ली, एक क्वेश्चन में लैमीज थ्योरम भी यूज़ हो गई, है ना, कि जब 3 वेक्टर्स होते हैं और उनका वेक्टर सम 0 होता है किसी भी पॉइंट पे, तो हम लैमीज थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे लिखी है मैंने, ए अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन साइन गामा, ये कर लिया। फिर उसका, और ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में भी हमने रिजॉल्व करके देखा था कि वेक्टर के कैसे कंपोनेंट्स निकालते हैं। तो पहले 3 क्वेश्चन तो बेसिकली कंपोनेंट से रिलेटेड ही थे, है ना। और ये फर्स्ट वाला तो किससे था, फर्स्ट वाला तो एडिशन से था, एडिशन से। इसके बाद 2 क्वेश्चन जो थे वो कंपोनेंट से थे, है ना। तो ये 6 क्वेश्चन मैंने देखे। आई होप सबको ज़्यादा चीज़ें समझ ही आई होंगी, क्लियर होगा। अगर कुछ नहीं भी आया होगा समझ में, तो जो कमेंट्स बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट्स पिन कर देना, है ना। जो भी डाउट हो कि कौन सा पार्ट नहीं समझ आया इस क्वेश्चन का, है ना, या कि ये क्वेश्चन ही नहीं समझ आया उसमें, या कुछ गलत हो गया हो, ठीक है, तो आप पॉइंट आउट कर सकते हो। ठीक है, ओके, बाय।